आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। यस सर। प्रेजेंट मार्क करना स्टार्ट करिए। तारिश, चैट्स में जाके बस अपना नाम लिख देना। पाँच मिनट में स्टार्ट करो, तब तक रिवाइज करिए। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर लिया था? हमने स्टार्ट कर लिया था अपना गवर्नमेंट बजट, है ना। अब गवर्नमेंट बजट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जो हमारी सरकार की एक्सपेक्टेड रिसीट या सरकार जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करेगी इन एन ईयर, अकाउंटिंग ईयर, उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, साल में एक बार बनती है। ठीक है, दिस इज द गवर्नमेंट बजट। तो इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक। उसके बाद मैंने कुछ कंपोनेंट्स लिखवाए थे, ठीक है ना। मैंने सिर्फ लिखवाए थे, समझाया नहीं था कुछ भी, ठीक है। मैंने बोला था ये पूरा जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उसका ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। बट अभी भी ये आधा है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, वो मैं बाद में कराता रहूंगा इसी के साथ, ठीक है ना। अब जरा ढंग से सुनना, मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग डलवाई है कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूँ तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? पार्ट्स। तो अगर आप मेरे से पूछो सर क्या गवर्नमेंट बजट के कुछ पार्ट्स हैं, हाँ, तो मैं बोलूंगा उसके दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट हैं। पहला तो है हमारा रेवेन्यू बजट, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा कैपिटल बजट। यानी गवर्नमेंट बजट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसके अंदर आता है रेवेन्यू बजट और एक आता है कैपिटल बजट, ठीक है ना। अभी मत पूछना है रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, अभी मैं नीचे लिखवाना स्टार्ट करूंगा, बस मैं अभी थोड़ा फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो रेवेन्यू बजट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हमें पढ़ना पड़ेगा रेवेन्यू रिसीट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ऐसे यहाँ कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। फिर सबसे बड़ा अगर आप मेरे से पूछो इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स है जो आपको पढ़नी है। रेवेन्यू रिसीट्स भी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स। सरकार के पास पैसा या तो टैक्स से आता है या अदर देन टैक्स आता है ना। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा टैक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उनके टाइप्स देखने पड़ेंगे। ऐसे ही हमें नॉन टैक्स में जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे मेरी बात को। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ सबसे पहले हेडिंग डालो, लिखो लिखो। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू बजट। हेडिंग डालो मेरे साथ, लिखो रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट, ठीक। लिखो मेरे साथ डेफिनेशन, लिखो लिखो। इट इज द बजट
It is the budget which records. It is the budget which records. एक सेकंड रुकना. It is the budget which लिखो records revenue receipts and revenue expenditure. Revenue receipts and revenue expenditure. रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फुल स्टॉप. बस लिख के रोक देना, ठीक है ना. जरा ढंग से सुनना मेरी बात. ये जो सबसे पहले बेटा हमने रेवेन्यू बजट लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है रेवेन्यू बजट. सबसे पहले ये क्या होता है ये देख लो. तो रेवेन्यू बजट की डेफिनेशन इतनी ज्यादा सिंपल है, क्या बताऊंगा उसमें. रेवेन्यू बजट क्या है. रेवेन्यू बजट वो है जिसके अंदर दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं. क्या क्या. रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो वो बजट जिसके अंदर आप ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ. रेवेन्यू बजट बोलते हैं. तो व्हाट इज रेवेन्यू बजट. रेवेन्यू बजट या इट इज द बजट विच रिकॉर्ड्स. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या. रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ में आ गई बात. तो यानी हमें रेवेन्यू बजट को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा जरा बताओगे. हमें ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं. ठीक है. और मेरे साथ नीचे हेडिंग डालो. लिखो लिखो रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो भाई. these are the receipts. These are the receipts. These are the receipts which neither. These are the receipts which neither increases liabilities. These are the receipts which neither increases liabilities nor decreases assets. Nor decreases assets. Full stop. These are the receipts which neither increases liabilities nor decreases assets. Full stop. जरा सामने देखते रहना, मेरी बात को ठीक से सुनना. मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया. रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन लिखवाई है. वो रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आना, रिसीव करना. ठीक है. तो दीज आर द रिसिप्ट्स, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती, ठीक है, और ना ही आपकी एसेट डिक्रीज होती. यानी कहने का मतलब, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है और पैसा आने से ना तो मेरी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, और ना ही मेरी एसेट्स क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, तो ऐसे पैसे आने को बेटा हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे. आई मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, बट बुलेट पॉइंट चेंज करके लिखना. लिखो इन अदर वर्ड्स. लिखो इन अदर वर्ड्स कॉमा. इन अदर वर्ड्स कॉमा. लिखो these are the receipts. These are the receipts which do not increases liabilities or cause or cause any reduction in assets जरा ढंग से सुनते रहना. मैं आपको पहले बता दूं, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चारों की डेफिनेशन जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइम याद कर लेना. क्यों? क्योंकि जब मैं चारों की डेफिनेशन पढ़ा दूंगा तब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है. इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूं ना डेफिनेशन, तो उसी टाइम याद कर लेना. जैसे मैं रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा रहा हूँ, रेवेन्यू रिसीट्स को शॉर्ट में हम आरआर भी बोल सकते हैं. ठीक है. ठीक है. तो रेवेन्यू रिसीट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसकी डेफिनेशन उसी टाइम याद कर लो. दीज आर द रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स का मतलब पैसा आना. वो पैसा आना जिसके आने से ना तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही ना मेरी एसेट कम हो रही. दीज आर द रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट्स आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स. इन अदर वर्ड्स, और मैं क्या बोल सकता हूं,
दीज आर द रिसेट्स विच डू नॉट इंक्रीजेस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाती, ठीक है, और ना ही मेरी एसेट्स को रिड्यूस करती है, और डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट। समझ रहे हो बात मेरी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर सुनना मेरी बात को, मानो सरकार ने किसी को लोन दिया है, ये हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? आपको बेटा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं कह रहा हूं बेटा, सरकार ने अगर किसी को लोन दिया होता तो सरकार को क्या पे करेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सरकार ने किसी को लोन दिया होगा, इंटरेस्ट। वेरी गुड, वो सरकार को क्या पे करेगा? सरकार को इंटरेस्ट पे करेगा। सरकार के पास इंटरेस्ट आएगा, सरकार इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो पहली बात तो ये तो समझ में आ गया, ये रिसीट है। क्या है ये? रिसीट। इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। बट ये कौन सी रिसीट है बेटा? इंटरेस्ट आने से ना तो सरकार की, देखो, ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ना ही कोई एसेट डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? बल्कि एसेट और बढ़ गई, कैश आएगा, ठीक है, तो एसेट और बढ़ जाएगी सरकार की। तो बेटा इंटरेस्ट आने से ना सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ी, ना कोई एसेट कम हुई। तो ऐसे ऐसे रिसीविंग को, ऐसे रिसीट को हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुन लो, दीज आर दी रिसीट्स विच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉट डिक्रीज एसेट्स। वो पैसा आना जिसके आने से ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़े और ना ही हमारी एसेट कम हो, ऐसी रिसीट को हम क्या बोलेंगे? ऐसी रिसीट को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, पहली बात। ठीक, बुलेट पॉइंट चेंज करके लिखो मेरे साथ, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो रेवेन्यू रिसीट्स। मैं शॉर्ट में आर लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड, और क्लासिफाइड भी लिख सकते हो। रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड, बताओ भाई कितने पार्ट्स में? बताओ। इनटू, टू। वेरी गुड, इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना? कोई मुझे बताएगा कौन कौन से? दैट इज, टैक्स रिसिप्ट। वेरी गुड, पहला है हमारा टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स, और दूसरा कौन सा है? नॉन टैक्स। वेरी वेरी गुड, नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है, टैक्स रिसीट्स, और दूसरा है हमारा नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, मेरी बात को जरा ढंग से सुनते रहना। जो मैंने ऊपर आप लोगों को फ्लो चार्ट बनवाया, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो इस फ्लो चार्ट को माइंड में रखो बस, और कुछ नहीं करना। आपका 80% चैप्टर तो इसमें कवर कर दूंगा मैं, फ्लो चार्ट के अंदर ही उसी के तरीके से चलूंगा, ठीक है। तो पहला, अगर हम बात करें, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट्स। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें टैक्स रिसीट्स पढ़नी पड़ेगी। नीचे हेडिंग डालो, नीचे हेडिंग डालो, लिखो टैक्स रिसीट्स, लिखो टैक्स रिसीट्स, लिखो सबसे पहले टैक्स इज अ, लिखो, लिखो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, मेड बाय, मेड बाय households, made by households, comma, firms, firms, comma, and other institutions, and other institutions, ठीक है, without, without, without any, without any return, without any return, full stop। हाँ भाई, लिख लिया। सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा टैक्स होता क्या है। व्हाट इज टैक्स? बेटा टैक्स ना, मैंने आपको पहले भी बताया था जब नेशनल इनकम में पढ़ा रहा था। मैंने बोला था बेटा टैक्स क्या होता है? टैक्स ना एक टाइप की कंपलसरी पेमेंट है। व्हाट इज टैक्स?
टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको टैक्स पे करना ही नहीं, आपको करना ही करना पड़ेगा। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। किसको पे करते हो टैक्स, जरा बताना, किसको पे करते हैं हम टैक्स? गवर्नमेंट। वेरी गुड, गवर्नमेंट को। टू द गवर्नमेंट। देखो लिखा है टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अच्छा कौन पे करता है? मेड बाय कौन कौन है? एक तो हम लोग हो गए हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड। फर्म्स हो गई, है ना, फर्म्स। वेरी गुड, और अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना। और मुझे बताओ इसके बदले में इन लोगों को कुछ मिलता है, इन रिटर्न कुछ मिलता है? बताओ, मैंने टैक्स पे करा सर्विस सरकार मिलती है को, सर, क्या बेटा? सर्विस मिलती है सर। बेटा आपको उस टाइम कुछ नहीं मिलता। मुझे एक बार बताओ, आपने जो टैक्स पे करा इन रिटर्न, जैसे आप मेरे को फीस पे करोगे तो उसी टाइम इमीडिएटली मैं इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ दूंगा, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, अपनी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। बट जब मैं सरकार को कुछ पे करता हूँ, ठीक, तो इमीडिएटली मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो बोला जाता है जो टैक्स है, टैक्स इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट, कि हमें इमीडिएटली सरकार से इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, तो हम बोलते हैं विदाउट एनी रिटर्न, सरकार से इन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि नहीं सर, हम जो टैक्स पे करते हैं उससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, सरकार रोड्स बनाती है, बनाती है, वो बनाती है, दैट इज ओके, ठीक है, वो हमारा ही पैसा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कहने का मतलब यह है कि हमें देखना है कि इमीडिएट रिटर्न क्या आ रहा है, इमीडिएट रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। अगर मैंने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी से मेरा क्या आएगा, रिटर्न आएगा, है ना, और रिटर्न किसकी फॉर्म में आएगा, रेंट की फॉर्म में। सरकार से, ये सरकार से जब हम टैक्स पे करते हैं तो बेटा वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारा कंपलसरी एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसलिए उस पर कोई रिटर्न नहीं आता। समझ रहे मेरी बात को? तो हम बोलते हैं इट इज विदाउट एनी रिटर्न। तो टैक्स इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट। So what is tax? Tax is a compulsory payment to the government made by household firms and other institutions without any return. हमें वापसी में कुछ नहीं मिल रहा। ओके, इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई। यस सर। अब मुझे जल्दी से अपना फ्लो चार्ट चेक करके बताओ कि टैक्स भी दो टाइप का था, जल्दी बताओ। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट वेरी टैक्स। वेरी गुड। अब जरा उसी में बुलेट पॉइंट चेंज करके लेना, मैंने पेज चेंज कर लिया, वहां पे हैंग कर रहा था थोड़ा सा, ठीक है, उसी के नीचे बुलेट पॉइंट बना के लिखना। लिखो, लिखो टैक्स, टैक्स is of two types. Tax is of two types. That is, बताओ भाई, that is, पहला बताओ फर्स्ट। डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, सुनो मेरी बात को। अभी मैंने क्या स्टार्ट करा है पहले ये बताओ। गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है ना, हमें पता है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। देखो इधर, गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कंपोनेंट दो टाइप के, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। अभी हम किस पे हैं? अभी हम रेवेन्यू बजट पे हैं, और रेवेन्यू बजट के अंदर भी क्या पढ़ रहे हैं हम? रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट्स, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। देखो टैक्स एंड नॉन टैक्स, पहले हम किस पे आ गए? टैक्स पे। नाउ व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड फर्म्स एटसेट्रा विदाउट एनी रिटर्न, ठीक है। अब ये टैक्स भी दो टाइप का है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर भैया। लिखो फिर, सबसे पहले हेडिंग डालो, हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। लिखो डायरेक्ट टैक्स। ये जितने भी लोग छुट्टी मार रहे हैं ना, इनकी बढ़िया क्लास लगने वाली है अब, तो बता दीजिएगा अपनी साथी संगियों को। लिखे भाई, लिखो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स लिखो। लिखो दीज आर दी टैक्सेस, लिखो दीज आर दी टैक्सेस in which these are the taxes in which incidence and impact both
both fall on the same person. Both fall on the same person. These are the taxes in which incidence and impact both fall on the same person. Bullet point change करो, लिखो burden, ऐसे लिखना burden, burden of the tax cannot be shifted, cannot be shifted, cannot be shifted to another person, cannot be shifted to another person, cannot be shifted to another person. ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो फॉर एग्जाम्पल लिखो इनकम टैक्स कॉमा कॉर्पोरेट टैक्स कॉमा गिफ्ट टैक्स कॉमा वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद नीचे हेडिंग डालो इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बुलेट पॉइंट बनाओ, पहला बुलेट पॉइंट लिखो दीज आर दी टैक्सेस, these are the taxes in which incidence and impact both fall on different person, both fall on different person। ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो burden of the tax can be shifted to another person, can be shifted to another person। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स कॉमा सेल्स टैक्स कॉमा वैट वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ई टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं ये, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। लिख लेना तो बता देना। हो जाए तो बता देना। हो गया? यस हाँ भैया। ठीक है, सुनो मेरी बात को ढंग से। हाँ भाई, जरा मुझे बताओ टैक्स पहले होता क्या है? पहले सबसे पहले ये क्लियर करो, व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? अरे अभी पढ़ाया है। It Tax is a is a compulsory compulsory payment to the payment government to the made by government. household, firms and other institutions without any return. वेरी गुड, विदाउट एनी रिटर्न, और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता इन रिटर्न, है ना। अब ये टैक्स कितने टाइप का है? दो टाइप का, है ना। दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट ये है क्या? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट? सबसे पहले डायरेक्ट समझेंगे फिर इनडायरेक्ट समझेंगे, ठीक है ना। तो ढंग से सुनते रहना बेटा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे देखो दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, ठीक है ना।
पहला वर्ड है हमारा इंसिडेंस, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। दो वर्ड है, पहला है देखो हमारे सामने इंसिडेंस और दूसरा वर्ड है इम्पैक्ट। कहने का मतलब कि दीज आर दी टैक्सेस, ये वो टैक्सेस हैं जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन पे फॉल होता हो, यानी जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है दैट इज इंसिडेंस, जिस पे टैक्स लग रहा है, और पे भी अगर वही कर रहा है, इम्पैक्ट भी उस पे ही आ रहा है ना। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दोबारा सुन लो, मैं बोल रहा हूँ दीज आर दी टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन, जिस पे लगाया गया है पे भी अगर टैक्स वही करता है, तो ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। अब बोलोगे भैया ऐसी तो होता है जिस पे टैक्स लगता है वही पे करता है, ऐसा नहीं होता है, अभी सारी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स समझो। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल मैंने लिख रखा है, फॉर एग्जांपल है इनकम टैक्स, ऊपर देखो मैंने लिखा होगा, ठीक है। इनकम टैक्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का मतलब मैं कह रहा हूं अगर कोई मेरी टैक्स पे, ठीक है ना, मेरे मेरी इनकम, मान लो अमान सर की इनकम पे टैक्स लगाएगा, है ना, सरकार मेरी इनकम पे टैक्स लगा रही है, तो उसको पे भी कौन करेगा, उसको पे भी मेरे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम किसकी है, वो मेरी है, तो पे भी मैं करूंगा। ये रहा इंसिडेंस, ये दिख रहा है आपको, ये इंसिडेंस है, ठीक है। और ये पे करने वाला दिख रहा है, ये आपको ये इम्पैक्ट है। क्या है ये इम्पैक्ट, दोनों मेरे पे ही पड़ रहे हैं। किस पे पड़ रहे हैं, अमान सर पे। तो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन पे लगते हो, ठीक है ना। बट आप बोल रहे हो भैया ऐसी तो होता है सब जगह के, जहां पे जिस पे टैक्स लगाया जाता है पे भी वही करता है। अब ऐसा नहीं होता, जरा ढंग से सुन लेना। अभी और भी एग्जांपल दूंगा, सारी की सारी चीज पहले कंपैरिजन करा दो। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग पर्सन पे लगते हैं। अब आप सोच रहे हो सर इसका क्या मतलब है, सामने देखो। मैं कह रहा हूं कभी कभार आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, या कहीं पे बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, है ना, जाते हैं। तो मान लो मैं आप लोग रेस्टोरेंट में किसी खाना खाने गए, खाना खाया आपने, वो बिल लेके आया बंदा और बिल आपके सामने रख दिया, है ना। आप अब तो उन बिल्स के अंदर जीएसटी लिखा आता है ना, बट हटा दो, पहले की बात करते हैं, थोड़ा भी जीएसटी वाली बात भी करूंगा, ठीक। उस पे ऐसे लिखा रहता था, ऐसे लिखा था एस करके, एस टैक्स, सर्विस टैक्स। फिर ऐसे वैट वगैरह भी लिखा रहता था उसके अंदर, ठीक है। फिर सारी की सारी चीजें, बिल का अमाउंट ऐसा जाता था 2,000 रुपए, ठीक है। या फिर ऐसे 2,000 रुपए लिखा आता था, साइड में लिख देते थे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसे लिखते हैं। बताओ पढ़ा या नहीं पढ़ा। हाँ भैया। चलो ये छोड़ो, यस। ये छोड़ो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मूवी वगैरह तो देखने जाते ही थे पहले, अब तो भूल गए, थिएटर वगैरह होते ही नहीं होते, पहले तो जाते थे, है ना। तो जब हम टिकट वगैरह खरीदते थे, तो टिकट जब खरीदते थे, टिकट में यहाँ पे ऐसे लिखा होता था नीचे ई टैक्स। ई टैक्स का मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। ई टैक्स ऐसे लिखा रहता था। तो मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता था ये 40% से लगता था, ई टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, ये चलता था। तो मान लो मैंने 100 रुपीज टिकट के पे करे, ठीक है। तो इसके अंदर दो हैं, दो चीजें, बाइफर्केशन है। 40 रुपए तो मैंने ई टैक्स पे करा है, एंटरटेनमेंट टैक्स, और 60 रुपए एक्चुअल टिकट का प्राइस में पे करके आया हूँ। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये जो ई टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ये सरकार ने पता है किस पे लगाया, ये पीवीआर वाले पे लगाया था। पीवीआर वाले पे क्यों लगाया, क्योंकि पीवीआर वाला इनकम कमा रहा है एंटरटेनमेंट शो करके। तो हमारे कंट्री के अंदर अगर कोई एंटरटेनमेंट शो करता है, उसके बाद वो इनकम अर्न करता है, तो उसको एक अलग से सेपरेट टैक्स और पे करना पड़ता है, जिसको एंटरटेनमेंट टैक्स बोलते हैं। हमारे कंट्री में सब चीज पे टैक्स है, अभी गिनवाना स्टार्ट करूंगा मैं, टेंशन मत लो, इसलिए बोल रहा था क्लास इंपॉर्टेंट है आज की। तो पीवीआर वाले को एंटरटेनमेंट शो करके वो टैक्स कमा, वो इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको इनकम टैक्स तो बाद में पे करेगा ही करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। बट अभी उसको एक एंटरटेनमेंट टैक्स भी पे करना है। तो आपको पीवीआर वाला शक्ल से पागल लग रहा है क्या, वो उसको पता है क्या करता है, वो जो उसको एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना है वो प्राइस में ऐड करके हम लोगों से ही वसूल कर लेता है। तो पता है इंसिडेंस किस पे आया, देखो इंसिडेंस तो आया पीवीआर वाले पे, सरकार ने लगाया टैक्स पीवीआर वाले पे। बट मुझे बताओ पे किसने करा, पे करा हम लोगों ने, समझ रहे हो मेरी बात, ये पे तो हम लोगों ने करा है। ये 40 रुपए किसकी जेब से गए हैं, 40 रुपए हमारी जेब से। तो इंसिडेंस पीवीआर वाले पे, इम्पैक्ट हम पे। अब मुझे बताओ इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग लोगों पे आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। भैया यस। इस टैक्स को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ऐसे ऊपर वाले पे आ जाओ, ये था सर्विस टैक्स। जो बिल लेके आया है 2,000 रुपए का, ठीक है, इसके अंदर सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड है,
ठीक। ये सर्विस टैक्स क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर वो इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, सर्विस देके इनकम कमा रहे हैं, दे आर लाइबल टू पे सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो आपको सर्विस प्रोवाइडर पागल लग रहे हैं क्या? ये जो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड जो भी है ये आपको पागल लग रहे हैं क्या? नहीं, ये कस्टमर से ही वो सर्विस टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सरकार को दे देते हैं। तो सरकार ने लगाया इन पे सर्विस टैक्स, इंसिडेंस इन पे आया, बट इम्पैक्ट किस पे आया? इम्पैक्ट हम पे आ रहा है, क्योंकि हम पे करके आ रहे हैं सर्विस टैक्स। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम डिफरेंट पर्सन, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? पहले ही बताओ जल्दी, फिर मैं एक एक करके टैक्स लेता हूँ। हाँ भैया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को बस मौका मिलना चाहिए। बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर तो आप भी तो सर्विस प्रोवाइडर हो। मैं बोलता हूँ, हाँ बेटा मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्या हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर को हमारी कंट्री में कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? तो मैं बोलूंगा बेटा सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, अब तो सबको जीएसटी पे करना पड़ता है, वही बताऊंगा, अभी सुन लो जरा। सर्विस प्रोवाइडर को क्या पे करना पड़ता है? सर्विस टैक्स। तो आप मेरे से पूछोगे सर आप भी क्या सर्विस टैक्स पे करते हो? तो मैं बोलूंगा हाँ मैं सर्विस टैक्स पे करता हूँ। फिर आप बोलोगे सर तो वो क्या आप हमसे लोगे? हाँ, तो मैं बोलूंगा और नहीं तो क्या, मैं किससे लूंगा? आपसे लूंगा। तो अगर आप अगले टाइम से मेरे से बोले लोगो सर देखो आप फीस लेते हो, बट फीस के हमें रिसीट दिया करो, रिसीट है ना, तो मैं बोलूंगा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अब से आप मेरे को फीस दोगे कितनी? 2,000 रुपए। बोलोगे सर ये क्यों? मैं बोलूंगा टेंशन मत लो, 1,500 रुपए तो वही है फीस आपकी, 500 रुपए मैं किस चीज के लूंगा आपसे? बताओ भाई जल्दी बताओ, 500 रुपए किस चीज के लूंगा ये? जल्दी बताओ। सर्विस Service tax. सर्विस टैक्स। चाहिए किसी को रिसीट, हाँ या ना? जल्दी बताओ, चाहिए रिसीट किसी नहीं। को? अच्छा ले लो, कोई बात नहीं, ले लो रिसीट ले लो। नहीं चाहिए पक्का? ठीक है, तो मैं नहीं करता गवर्नमेंट को वो सबमिट, में तो आपसे लेके आपसे लेता और सिर्फ आगे जमा कर देता। इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ इंसिडेंस भले ही मेरे पे आ रहा है, बट उसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ आगे, है ना, बर्डन को शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इम्पैक्ट आप पे आएगा, ठीक है। एंड दिस इज द केस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे कंट्री के अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ हमारे कंट्री का गरीब से गरीब इंसान टैक्स पे करता है, गरीब से गरीब। कोई भी हमारे कंट्री का ऐसा इंसान नहीं जिसने टैक्स पे नहीं करा। आप बोलोगे सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बात करो, सामने देखो। मैं कह रहा हूँ कंट्री में जितने भी गरीब लोग हैं सब टैक्स पे करके आते हैं। कैसे? क्या गरीब लोग सामान नहीं खरीदते? खरीदते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये एक लेज चिप्स का पैकेट है, ठीक है, ये है लेज। मुझे बताओ, कभी चेक करना यहाँ पे उसका प्राइस वगैरह चेक करना, कितने 10 रुपीज लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। हाँ भैया। लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये क्या है? बेटा इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं। कौन कौन से? सेल्स टैक्स, वैट, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे एटसेट्रा इसमें टैक्सेस ऐड हैं ऑलरेडी, जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स थे उन्होंने पे करे थे। तो वो क्या करते हैं, जितना वो टैक्स पे करते हैं उतना ही प्राइस में ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली एंड में जाके प्राइस कितना हो गया? प्राइस हो गया 10 रुपए। ये 10 रुपए कौन पे करके आता है? जल्दी बताओ। अगर किसी गरीब के बच्चे ने ये खरीदा है लेस का पैकेट, तो वो 10 रुपए तो पे करके आएगा। असली में इसका प्राइस 10 रुपए नहीं था, मान लो इसका प्राइस था 4 रुपए। ये 10 रुपए या 6 रुपए तो इस वजह से बढ़ गया क्योंकि ये टैक्सेस के हैं हमारी कंट्री के अंदर, ये टैक्सेस दिख रहे हैं इतने सारे, ये टैक्सेस के हैं। तो वो 4 रुपए तो दे के आया या ये 6 रुपए टैक्सेस के भी दे के आया जो गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे। तो गवर्नमेंट से वो फैसिलिटी नहीं मांगे क्या? वो बोले नहीं क्या रोड बनवाओ? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारी कंट्री का एक एक इंसान टैक्स पे करता है। अब जरा दोबारा से डायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाओ, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चले गए हम। अब इधर आओ, देखो मैंने डायरेक्ट टैक्सेस में लिखवाया था कि दीज आर दी टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन दी सेम पर्सन, ये सेम पर्सन पे फॉलो होता है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, मैंने बोला था इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स मेरा है, अमान सर का इनकम है ना, उस पर टैक्स लग रहा है तो अमान सर ही पे करेंगे उसको, तारेश या कोई और पे नहीं करने वाला। सुन रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन दी सेम पर्सन। फिर आप बोलोगे सर इनकम टैक्स समझ में आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स लगता है हम जैसे लोगों पे, इंडिविजुअल्स पे, ठीक है। हम क्या इंडिविजुअल्स है, कंपनी थोड़ी हम इंडिविजुअल्स है, ठीक है। अब मान लो कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है,
ठीक, इनकम तो वो भी कमा रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। उनके प्रॉफिट पे जो इनकम टैक्स लगता है उसको बस इनकम टैक्स नहीं बोलते, उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो ये भी डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट पे लगेगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पे करेगी। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फिर आप बोलोगे सर ये तो चलो इजी है, बट हमारा ध्यान यहाँ जा रहा है, सब बच्चों का ध्यान बस यहीं जाता है, पता नहीं क्यों। बताओ भाई, किसी को पता है व्हाट इज गिफ्ट टैक्स? बोले सर हमने तो सुना ही नहीं आज तक कि गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। जल्दी बताओ यार, टाइम ज्यादा नहीं रह गया, 4 मिनट ही रह रहे हैं, जल्दी बताओ। नहीं पता? देखो सामने, मैं कह रहा हूँ ढंग से देखना जरा बात को। अच्छा क्लास एंड हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10-12 मिनट का एक और सेशन ले लूंगा, मेरे ये टॉपिक जरूर कवर करना है मेरे को आज अच्छे से। सामने देखते रहो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पता है पहले हमारी कंट्री में क्या था, 2.5 लाख तक अगर मेरी इनकम साल की 2.5 लाख है, ठीक है, तो मेरे को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नील। सुनते रहना। अब ये लिमिट 5 लाख हो गई है, ये भी बता दूं मैं बात आपको, ठीक है। उसके बाद 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके अगर 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको इनकम का 10% देना पड़ता था। सुनते रहना। 5 लाख से लेके अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो मेरे को 20% इनकम का टैक्स देना पड़ता था। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी है, ठीक। और अगर मेरी इनकम अबव 10 लाख चली जाती थी तो हमें 30% अपनी इनकम का देना पड़ता था। यानी कहने का मतलब है अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। अमीर होते जाओगे तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, गरीब होते जाओगे तो कम टैक्स पे करो। अब इसका मतलब थोड़ी कम टैक्स पे करने की वजह से हम गरीब होते चले जाए, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो जरा सोचना ढंग से, मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, चलो 5 लाख छोड़ो, मैं कह रहा हूं मेरी इनकम है 4 लाख रुपए साल की। बताओ मेरा टैक्स कैलकुलेट करो कितना है, कितना पे करना पड़ेगा मुझे? 40,000। 40,000. कितना, सब बताए मेरे को जल्दी जल्दी करके, कितना पे करना पड़ेगा? टाइम नहीं है, बताओ भाई। आंसर बच्चे बता रहे हैं 40,000, बच्चे कह रहे हैं 40,000। क्या करेक्ट है ये, हाँ या ना में जवाब दो। बच्चे कह रहे हैं 40,000। दिस इज रॉन्ग आंसर। अब जरा ढंग से सुनो, मैं कह रहा हूँ बेटे 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो इसका बेनिफिट तो आप भी तो, मैं भी तो लूंगा। मैं बोलूंगा भाई 2.5 लाख माइनस करो, क्योंकि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। तो 2.5 लाख माइनस करो, कितने आ गए जरा बताओ, कितने बचे? 1.5 लाख रुपए। फिर आप बोलोगे हाँ सर आपकी 4 लाख की इनकम थी, आप इस स्लैब में आ रहे थे, अब लगा लो 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ 10% अगर मैं लगाऊंगा तो कितना हो गया मेरा टैक्स साल का, जल्दी बताओ। 15,000. तो मेरा साल का टैक्स मुझे 15,000 रुपीज देना पड़ेगा अगर आपकी 4 लाख की इनकम है। पहले सुन लो, क्लास एंड हो जाए, दूसरा लिंक जनरेट करके भेज रहा हूँ 2 मिनट के अंदर ही, ठीक है। सुनो मेरी बात। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 15,000 मेरे को टैक्स पे करना पड़ता था, बट लोग इतने चालाक हो गए थे कि ये 15,000 टैक्स भी नहीं पे करते थे। अब आप बोलोगे सर कैसे? सामने देखो, देखो ये है अमान सर, ये है अमान सर, ठीक है। टाई वाई लगा देते हैं हम अमान सर के, ठीक है। और ये कौन है? ये है अमान सर की वाइफ, लो, ठीक है। अमान सर की, अमान सर को 15,000 रुपये टैक्स देना था, ठीक है। अब अमान सर को टैक्स बचाना है तो अमान सर ने क्या करा, अमान सर की इनकम कितनी थी? 4 लाख रुपए। अमान सर ने 2 लाख रुपए अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दिया, कैश। गिफ्ट तो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। लिफाफे में डाले मैंने 2 लाख रुपए, 2-2 हजार के नोट, और अपनी मैंने वाइफ को गिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब सरकार मेरे पास आई, सरकार कह रही है कि लो भाई टैक्स लो 15,000 रुपए का। मैंने किस बात के 15,000 रुपए? सरकार कह रही है आपकी इनकम हुई है